माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी न सिर्फ युवाओं के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास और उत्थान के क्षेत्रों में, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश के इस संकल्पना और इस सपने को साकार करने के लिए और मध्य प्रदेश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाई साहब क्या नाम, सबसे पहले तो नाम? मैं डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया हूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का पैनलिस्ट हूँ। अच्छा, पैनलिस्ट हैं आप, और सबसे बड़ी डॉक्टर है, मतलब डॉक्टरेट एमबीबीएस वाले डॉक्टर है या डॉक्टरेट वाले? पीएचडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अरे वाह यार, मतलब हमारी फील्ड वाले हैं आप। अच्छा, बेहतरीन। कहाँ से आते हैं भाई साहब आप? मूलतः मैं छिंदवाड़ा से आता हूँ, लेकिन मेरी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है और संगठनात्मक पृष्ठभूमि है वो इंदौर है। अच्छा भाई साहब, मैं सबसे पहले तो यही जानूंगा कि मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति को लेकर क्या समझ रहे हैं? जब से मोहन यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, विकास की स्थिति क्या चल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो वर्ष 2003 के बाद से ही विकास की वो गंगा बही है जो जिसके लिए मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जो था वो जिसके लिए लाहित था। दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में जहां मध्य प्रदेश को अंधकार में डाला गया, लालटेन का जमाना उसे कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह जी का समय हुआ करता था, वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि रोजगार के आयाम बहुत कम थे और शून्य के करीब थे। मैं यह कहूंगा कि महिला सुरक्षित नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत डामाडोल थी। लेकिन वर्ष 2003 के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार इतने लंबे वर्षों तक के जब कालखंड में काम करी और वर्ष 2003 से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब ये कार्यभार संभाला तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अभ्युदय मध्य प्रदेश का एक वो नारा दिया कि मध्य प्रदेश तो अब हमारा विकास की गति में चल रहा है, लेकिन विकसित मध्य प्रदेश की संकल्प संरचना को कहीं ना कहीं एक लघु रूप में देखने को लिए उन्होंने अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो एक आह्वान किया। और उसी के दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के युवा को कौशल के क्षेत्र में स्किल्ड बनाने के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत वृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। महिलाओं को विकास की धरा से जोड़ने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए लॉ एंड ऑर्डर, युवा, कृषि के क्षेत्र में आप जब देखेंगे तो कृषि उद्यानिकी और कृषि उद्यमिता का एक बहुत बड़ा विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और इस अभ्युदय मध्य प्रदेश के नारे के साथ में हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जनता का अभिनंदन और जनता का आह्वान करने वाले एक ग्राउंड के लीडर मैं कहना चाहूंगा कि एक फील्ड के नेता है। लेकिन वहीं आप जीतू पटवारी जी को देखिए जो अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी का अभिनंदन नहीं कर पा रहे हैं। जब मीनाक्षी नटराजन जी वाले विषय पे जब राज्यसभा का उनका फॉर्म रिजेक्शन हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब उन्हें कुर्सियों से शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया जीतू पटवारी जी द्वारा। तो जो नेता अपने पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स की जो है सम्मान नहीं कर पा रहा है, उनके सम्मान को कम करने का काम कर रहा है, वो अब ये उंगली उठाते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक जनता का, प्रत्येक आम नागरिक की चिंता करने वाला, स्वयं चिंता करने वाला। उपार्जन आप देखेंगे, जब कृषि उपार्जन चल रहा था, गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ था, उत्पादन भी तब हुआ था जब कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी गुणवत्ता की खाद प्रोवाइड की गई, उन्हें सिंचाई की परियोजनाएं प्रोवाइड की, तब बंपर उत्पादन हुआ। उसके बाद हमने उपार्जन करने का काम किया। लेकिन आप देखेंगे कि उपार्जन में भी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे चढ़ करके उन्होंने किसानों का हालचाल जाना और सामने देख करके मध्य प्रदेश में इस बंपर उपार्जन को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे उतारा। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी न सिर्फ युवाओं के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास और उत्थान के क्षेत्रों में, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश के इस संकल्पना और इस सपने को साकार करने के लिए और मध्य प्रदेश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाई, मध्य प्रदेश में जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, इसको लेकर के जो जीतू पटवारी हैं उनके बयान काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले उनका बयान आया था कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना है, पैसा मिल रहा है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की महिलाएं ही हैं जो सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, नशा जो है वो करती हैं। इसके बाद एक और सामने बयान हम देखने के लिए सुनने में आता है हमारे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं उनको मूर्ख शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं सचमुच इतनी मूर्ख हो चुकी हैं जो केवल 1500 रुपये के लालच में अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी की झोली में डाल के आ जाती हैं। देखिए, जो सार्वजनिक रूप से हमारी बहनों का और माताओं का नाम लेकर के जो सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल है, जो इस तरीके की गाली और अपशब्दों का उपयोग करते हो सार्वजनिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक स्थानों पे, वो हम महिलाओं के इस तरीके के उंगली उठाते हैं और महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का मूल चरित्र और उनके चाल चरित्र और जीतू पटवारी जी की खुद की पारिवारिक पृष्ठभूमि। पिछले दिनों उनके भाई नाना पटवारी से 8-8, 6-6 घंटे पूछताछ हुई। किन मामलों में? सट्टों के मामले में कि उनकी संलिप्तता सट्टों में रही, कहीं ना कहीं उनकी
ड्रग्स तस्करी एक गंभीर विषय जो है समाज के युवाओं को अंधकार में डालने का जो एक प्रयास कर रहे हैं, उसकी दिशा में कहीं ना कहीं जांच हुई। तो कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी पहले खुद के चाल चरित्र में झांके, उसके पहले उसके बाद में हमारी माताओं बहनों के सम्मान में कहीं ना कहीं खेद करने का प्रयास करे। लेकिन जब भी हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के सम्मान की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी एक ढाल की तरह खड़े होकर के हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ेगी। और आप देखेंगे जब हमने देश में महिलाओं हमारी बहनों के उस आरक्षण के उस बिल को लाने का हमने जब काम किया, तब इन्होंने सार्वजनिक रूप से पूरे संसद को बरगलाया, संसद को चलने नहीं दिया और संसद का विरोध करने का, उस बिल को गिराने का इन्होंने काम किया, जो दिखाता है कि ऊपर से नीचे तक कांग्रेस की जो चाल चरित्र है वो कहीं ना कहीं देश को बेड़ियों में बांधने वाला है। देश में आपातकाल लगाने वाले लोग आज हमें बता रहे हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से चलना चाहिए। भाई आपने अभी मुझे महिला आरक्षण बिल की बात करी, उसी के ऊपर हम ये सवाल करते हैं। महिला आरक्षण बिल एक तरफ जो है बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी राज्यसभा जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन है, कांग्रेस का कहना है, जीतू पटवारी कहते हैं कि धोखाधड़ी करके उनका नामांकन जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द करा दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां एक तरफ जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को विकास कराने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती बीजेपी है, वहीं मीनाक्षी नटराजन भी महिला है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा जो धोखाधड़ी वाला मामला है वो क्यों सामने आता है? देखिए, किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने के लिए एक धारा होती है 356। अकेले इंदिरा जी की सरकार में जब यूपीए की गवर्नमेंट रही तब 90 बार उसका उपयोग किया गया। 1800 से ज्यादा देश में विधायक तोड़े गए, 12 से ज्यादा राज्यों की सरकार गिराई गई, देश में आपातकाल लगाया गया। कब? जब न्यायपालिका ने यह बोल दिया कि इंदिरा गांधी जी ने जब देश में चुनाव हो रहे थे तब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग उन्होंने प्रशासनिक स्तर पे किया, तो उन्हें जब दोषी करार दिया गया तो 24 से 25 दिन बाद उन्होंने देश में आपातकाल लगाने का काम किया। तो जो देश को आपातकाल के अंधेरे में झोंकने का जो काम करते हैं वो अब हमें बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से काम करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मूल और आदर्शों में और राष्ट्रीयता के पथ पर चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी जो देश में गुलामी का एक दौर दोबारा लाना चाहती थी, इस तरीके की मंशा वाला दल हम पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में जाके मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म जब रिजेक्शन हुआ था, उस समय पे हमें ये देखना योग्य होगा कि वो जिस राज्य की प्रभारी थी, जिस राज्य में ये कृत हुआ था, उस पे उन्होंने पर्दा ढाकने का काम किया था, और उस पीड़ित हमारी जो थे, उसमें जो पीड़ित हमारे व्यक्ति थे, उस महिला को उन्होंने दबाने का काम किया था, उसकी आवाज को रोकने का काम किया था, जो सही समय पे उठी। और वो चीज उन्होंने अपने जो प्रतिवेदन उन्होंने जमा किया था नामांकन के दौरान, उसमें उन्होंने नहीं लिखा था, जो कि कानूनी दायरे से इलीगल होता है, और उसी के मद्देनजर जो है उस फॉर्म को रिजेक्शन किया गया। लेकिन इसी के साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भारत की न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था और चुनाव कमीशन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के किस तरीके से उनका रुख है और कितना उनका सम्मान है, स्पष्ट रूप से पूरे भारत को बताता है। भाई उनका सम्मान और जो रुख है वो हर चुनाव के बाद समझ में आता है, क्योंकि हर बार जो है इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है, चाहे वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर बीजेपी जीतती है, जहां जहां बीजेपी जीतती है, उनका साफ तौर पे कहना रहता है कांग्रेस का कि भाई यहां पर ईवीएम हैक है, हम बटन दबाते हैं कांग्रेस का और बटन दबता है बीजेपी का, वोट पड़ता है बीजेपी पे। भाई अभी कुछ समय पहले दतिया में उपचुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीते हैं वहां से। क्या अब लगता है कि अब उन्हें थोड़ा तो यकीन आया होगा ईवीएम पर कि भाई ईवीएम हैक नहीं है? क्योंकि अगर ईवीएम हैक होती तो दतिया भी बीजेपी के पक्ष में ही आता। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो खुद भारत से विलुप्त होने वाली है, कांग्रेस जी बिल्कुल, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। इनके शीर्ष लीडर्स बच्चे कहाँ पे? ये एक डोमिनेंसी के साथ में अपने संगठन को चलाते हैं, नए लीडर्स को मौका नहीं देते हैं। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले सुने कि हमारी जब राष्ट्रीय बॉडी तय घोषित हुई तो उसमें 80% चेहरे ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो परिवार से संबंधित नहीं है, उनके परिवार में कोई पुराना व्यक्ति राजनीति से संबंधित नहीं रहा है। लेकिन वहीं आप कांग्रेस में देखेंगे तो जो परिवारवाद के दंश से प्रभावित है और उससे कहीं ना कहीं ग्रसित है, वो कांग्रेस पार्टी अब हमें बताने चली है कि किस तरीके से अपने संगठनात्मक चीजों को हमें चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी पहले खुद के गिरेबान में जाके, खुद के आंतरिक संगठन में जाके, तो मुझे लगता है ये जो सृजन के नाम से, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का विसर्जन होने वाला है, ना सिर्फ अखिल भारतीय स्तर पे बल्कि हर राज्य में। जिन राज्यों में इनकी सरकार जीत जाती है उन राज्यों का ईवीएम सही होता है, जिन राज्यों में जिन सीटों में ये हार जाते हैं वहां का ईवीएम हैक होता है। तो जो दोहरा रवैया है ये इन्हें खुद ये देखना पड़ेगा कि जहां पे ये हार जाते हैं वहां पे इनका संगठन शून्य है, जहां पे ये जीत जाते हैं हम उस जनादेश को भी स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम हमारे मुख से, हमारे पार्टी के नेतृत्व से, हमारे पार्टी के पक्ष से कभी आप ये नहीं सुनेंगे जहां पे हम पराजय हो
जाती है, क्योंकि हम ना सिर्फ हार की समीक्षा करते हैं बल्कि हम जीत की भी समीक्षा करने वाले दल से आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपने दोहरे रवैये के साथ में पूरे देश में वर्षों से काम करते आई है, अब पूरे देश के सामने इसका दोहरा रवैया का जो पूरा चेहरा है वो पर्दाफाश हो चुका है। पूरा देश उसका वास्तविक जो चाल चरित्र है वो जान चुका है। भाई आपने बताया कि जो बीजेपी है वो न सिर्फ हार की, जीत की भी समीक्षा करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के युवाओं की, तो भाई युवाओं का सबसे बड़ा एक परेशानी का जो टॉपिक होता है वो होता है रोजगार। भाई जो आज की डेट के हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, आपने जैसे बताया अभी पीएचडी होल्डर है, मैं भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। भाई हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन डिग्रियां हैं, लेकिन मूलभूत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एक रोज़गार। भाई हर युवा मध्य प्रदेश का सभी का यही चाहत होती है कि भाई हम शासकीय स्तर पे काम करें, अपनी जो सेवाएं हैं वो सरकार के प्रति प्रदान कर सके, सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो नई पोस्ट निकलती है, नई भर्तियाँ निकलती है, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, या अगर एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट ही सालों साल नहीं आता। जैसे अगर मैं एमपीपीएससी का उदाहरण दूं तो 2019 में जो एग्जाम हुए थे एमपीपीएससी मेंस के, उसके जो रिजल्ट है 2024 में आए, 2025 में आए 20 के, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब आप ये उठा करके देखेंगे कि 2014 से पहले भारत में उद्यमिता के नाम से उद्यमिता की एक जो संकल्पना थी वो भारतवर्ष में नहीं थी। 2014 के बाद में देश में स्वरोजगार के नाम पे और उद्यमिता की एक बहुत बड़ी क्रांति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने का काम किया है। 2014 से पहले जब आप उठा करके देखेंगे तो मात्र पूरे केंद्रित और राज्य स्तर पे आप जब देखेंगे तो 2 से 3 जो है वो ऐसी योजनाएं उद्यमिता के क्षेत्र में हुआ करती थी जो आर्थिक सहायता हमारे युवाओं को प्रदान करती थी। उसमें से प्रमुख तौर पे 2008 की पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी यूपीए गवर्नमेंट कभी कर नहीं पाई। जब एनडीए गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तब हम आए, तब हमने उस योजना का भी, हम चाहते तो हम उसे भी ये बोलते कि वो कांग्रेस की लाई गई योजना है, लेकिन उसी नाम से उसी योजना को हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। उसके साथ साथ में हमने मुद्रा लोन जैसी एक वृहद स्तर की ऐसी स्कीम्स लाए जहां पे 50,000 रुपए से लेकर के 50 लाख तक, 1-1 करोड़ तक के कई योजनाएं हैं, स्कीम्स है, जिसमें हमने युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आर्थिक सहायता देने का काम किया है और सामाजिक स्तर पे उन्हें स्थिर और स्थापित करने के लिए हर जिले में जिला औद्योगिक केंद्र जो स्थापित किए गए हैं वो कहीं ना कहीं संकल्पबद्ध है और कर्तव्यबद्ध है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज भारत उद्यमिता के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रहा है। आज का युवा ये बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी देने वाला चाहिए। तो ये जो वैचारिक क्रांति है वर्ष 2014 के बाद भारत में देखने को मिली है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के शासन में पूरे देश में आप देखेंगे कि मनरेगा नाम की एक योजना चलती थी। उसकी मंशा कांग्रेस की ये थी कि दिन में जो हमारे युवा है वो गड्ढे खोदे, शाम को राशन का हम दाना पानी देंगे, उसको खाए और घर में जाकर के सो जाए। तो कांग्रेस की जो मानसिकता थी वो देश को गुलाम और युवाओं को मजदूर बनाने की। मनरेगा का भी तो बीजेपी ने जो है वो तो एक अपडेटेड वर्जन लाया, जी राम जी योजना, जिसमें मनरेगा में 120 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी। वहीं जो अब जी राम जी योजना उसमें 125 से 130 दिन की मिल रही है, जिससे रोजगार का जो भत्ता है वो भी बढ़ा के मिल जी बिल्कुल। ये जो अपडेशन हुआ है ये 1990 के समय पे ही कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, जो हमने किया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्पष्ट जो विचारधारा है और चाल चरित्र है वो यही है कि युवाओं को हमेशा पीछे रखो। लेकिन हम चाहते तो हम उनकी योजनाओं को ही बदलते, लेकिन हम देश को गुलाम बनाने की मानसिकता वाले लोग नहीं। हम देश को भारत का 2047 का वो स्वर्णिम भारत का देखने वाली संकल्पना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श विचारों पर चलने वाले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे इनके डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पे चलने वाले हम लोग हैं। हम कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो हम देश को 2047 का जो स्वर्णिम भारत बनाने का हमने संकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखे। निश्चित तौर पे हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में और इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तो अभ्युदय होगा ही होगा, लेकिन 2047 का जो स्वर्णिम भारत है उसे भी हम स्थापित करने का और वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत बने, इस तरीके का हम जो है वो प्रयास करेंगे। आपने कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बारे में बताया कि वो डोमिनेंसी के साथ काम कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व में एक नाम और सामने आता है राहुल गांधी, जो अपने आप को युवा बताते हैं, साथ ही बोलते हैं कि मेरा जो जुड़ाव है वो जनजीज और यूथ के साथ बहुत ज्यादा है। अगर स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ। कुछ समय पहले अगर हम बात करें, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, सोनम वांगचुक अपनी आमरण अनशन पे बैठे थे, जिसका जो तोड़ है वो जेपी नड्डा साहब ने करवाया। अब झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, झारखंड में कोलैटरल गवर्नमेंट है आपके कांग्रेस की, लेकिन वहां पर देख रहे हैं हम कि जो राहुल गांधी है वो कुल 15 दिन बाद जा रहे हैं। 15 दिन बाद जाकर भी कुछ खासा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब अब क्या, मतलब राहुल गांधी का जो
कनेक्टिविटी थी यूथ के साथ, वो अपने ही राज्य में आके खत्म हो चुकी है, सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित थी। देखिए, सबसे पहले तो जब स्टूडेंट की बात आई तो राहुल गांधी जी किस तरीके के स्टूडेंट रहे आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूंगा। वो सेंट स्टीवन कॉलेज से पास आउट है, जहां पे एडमिशन करने की एक प्रक्रिया थी मेरिट बेस पे, जहां पे उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था 1989 में। तो जी नहीं 1989 में उनके लिए स्पोर्ट्स कोटे से उनका दाखिला करवाने के लिए एक स्पेशल नेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित करवाया गया, जिसपे इन्हें स्वघोषित करके विजय करवाया गया। उसके बाद उनका सेंट स्टीवन कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो जो खुद धानलाई से स्टूडेंट बने हो और अपनी पढ़ाई पूरी किए गए ऐसे 56 साल के चिर युवा राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो पहले अपने चाल चरित्र में जाके, उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी कि जिनके परिवार से इतनी बार प्रधानमंत्री रहे हो, कि प्रधानमंत्री आवास के कितने किलोमीटर के दायरे में और कितने डिस्टेंस में जो है वो हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जोन होता है। वहां पे जाकर के उन्होंने ना सिर्फ वहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आईना दिखाने का और उसमें कालिक पोतने का काम किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक सेंध करने की मानसिकता रखते हैं। वही लोग जो आज दिल्ली में अपने सड़कों पे उतरे थे और अपने कुर्ते फाड़ रहे थे, वो आज झारखंड में जब हमारे युवाओं पे जो शांतिपूर्ण रूप से वहां पे अपनी आवाज सरकार के सामने रख रहे थे, उनके ऊपर जब बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया है, रात्रि में मध्य रात्रि 1-2 बजे जब छात्रों को नींद में थे तब उन्हें लेटा सुला करके मारा गया, उनके शरीर में काले काले पट्टों के निशान आ गए, तब यही विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना मूक दर्शक बनकर के एक तरफ होकर के चुप बैठे। ना सिर्फ उनका ना ही कहीं पे उनका विभिन्न रूप से वृहद स्तर पे ट्वीट आया, बल्कि सिर्फ उन्होंने दिल्ली में हो रहे आंदोलन को हाईजैक करते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है। और ये राजनीति इनकी ज्यादा लंबे समय तक चलने नहीं वाली है। भारत देश ने इन्हें अब घुटने पे टिका दिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक पूरी आम नागरिक के जो हृदय में है, जिस कांग्रेस ने हमारे भारत को इतने समय तक लूटने का काम किया है, जब दूसरे देश 3G और 4G की टेस्टिंग कर रहे थे तब भी हमारे देश में लैंडलाइन का जमाना था। ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे देश में इस तरीके का एक कांग्रेस नाम का दल रहा, जिसने हमारे देश को अंग्रेजों के बाद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम किया और देश को गुलाम बनाने का मानसिकता का काम किया है। क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है खुद ही एक अंग्रेज है, वो ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस दल है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो मेल खाती है। तो अंग्रेज और कांग्रेस की अगर तुलना की जाए और उन्हें भाई मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि 2027 में लोकल बॉडीज इलेक्शन है और 2028 में विधानसभा चुनाव है। क्या देखते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा विधानसभा में, या फिर से एक बार जो परचम है वो सिर्फ कमल का ही लहराएगा? मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में, पंचायत इलेक्शंस में, नगरीय प्रशासन बॉडीज में, नगर पालिका में, नगर परिषद में और नगर निगमों में प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2028 का वो लघु दर्शन पूरे देश को करवाने वाली है, जो कहीं ना कहीं हमारे विकास की जीत होगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और उनके उस विजन अभ्युदय मध्य प्रदेश की जीत होगी, जो 2028 में जाकर के हमें प्रचंड बहुमत के साथ में, जिस तरीके के 2023 में प्रचंड जीत हमें मिली थी, वही उसी जीत के साथ में हम वापस सरकार में स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के उस अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को पूर्ण करेंगे और 2047 के उस स्वर्णिम भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश के एक युवा से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, विकास की बात हो या कनेक्टिविटी की बात हो, एक बड़े पॉलिटिशियन और युवा की। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के साथ यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।